नमस्कार, मैं जीत और आप देख रहे हैं ऑप इंडिया। मेवात जो बन गया मिनी पाकिस्तान, मेवात जिसे कहा जा रहा है दलितों का कब्रिस्तान, जहां 500 गांव में से 103 गांव ऐसे हैं जो बना दिए गए हिंदू विहीन, 84 गांव ऐसे हैं जहां सिर्फ 4 या 5 हिंदू परिवार शेष है, जहां हिंदू बच्चियों का रेप हो रहा है, कन्वर्जन का धंधा खुलेआम चल रहा है। आज अपनी सहकर्मी जयंती मिश्रा की रिपोर्ट आपके सामने लेकर आया हूँ, जो इस इलाके की सच्चाई बताती है, जहाँ एक बार पुलिस के घर में भी बच्ची के गैंगरेप के आरोप लगे। पुलिस इतनी लाचार क्यों है? क्या एक समुदाय विशेष का खौफ इतना है कि तंत्र के हाथ पांव फूल जाते हैं? मेवात से जुड़ी 10 क्रूर घटनाओं का जिक्र हम वीडियो के दूसरे हिस्से में करेंगे और आपको पता चलेगा कि बहुत कुछ ठीक नहीं है वहाँ। क्या हरियाणा का मेवात मिनी पाकिस्तान है? यह सवाल पूर्व जस्टिस पवन कुमार की अगुवाई वाली 4 सदस्यीय जांच समिति की रिपोर्ट से खड़ी हुई। यह रिपोर्ट बताती है कि कैसे मुस्लिम बहुल मेवात हिंदुओं, खासकर दलितों के लिए कब्रिस्तान बनता जा रहा है। महिलाओं को अगवा करना, दुष्कर्म और जबरन धर्म परिवर्तन की कई घटनाएं वैसे ही सामने आए जैसे खबरें पाकिस्तान से आती रहती हैं कि वहाँ किसी को खींचकर धर्म परिवर्तन करा। हरियाणा श्री वाल्मीकि महासभा ने इस समिति का गठन किया था। इससे संबंधित एक प्रेस रिलीज विहिप के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने भी ट्वीट किया है। जब ऑप इंडिया ने इस संबंध में पूर्व न्यायाधीश पवन कुमार से संपर्क किया तो कई बातें निकलकर सामने आई। पूर्व न्यायाधीश ने बताया कि मेवात में मुसलमानों की, जो कि बहुसंख्यक आबादी है, उनका अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार इतना भीषण है कि जिले के करीब 500 गांव में से 103 गांव ऐसे हैं जिसमें हिंदू हैं ही नहीं। 84 गांव में सिर्फ 4 या 5 परिवार हिंदुओं के शेष बचे हैं। पवन कुमार ने ऑप इंडिया से बातचीत करते हुए कई बातों का खुलासा किया। उन्होंने कहा कि दलितों पर अत्याचार के मामले की जांच के लिए वो स्वयं मेवात गए थे। वहां उन्होंने 48 पीड़ितों को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन स्थानीय दलितों में समुदाय विशेष के लोगों की इतनी गहरी दहशत है कि उनमें मात्र 19 लोग ही सामने आए। इनमें से कुछ स्वयं पीड़ित थे, कुछ पीड़ितों के परिजन। यहाँ उन्होंने स्वयं उनसे बातचीत की, उनके बयान रिकॉर्ड किए। पवन कुमार बताते हैं कि इन लोगों से बातचीत करने के बाद उन्हें मालूम चला कि मेवात में दलितों की स्थिति बेहद ही खराब है। वहाँ लड़कियों से रेप, वधुओं का अपहरण, धर्मांतरण, दलितों से मारपीट की घटनाएं बहुत ही आम हैं। हमसे बात करते हुए पूर्व न्यायाधीश कुछ घटनाओं का जिक्र करते हैं जिनका उल्लेख उस विज्ञप्ति में भी। वो बताते हैं कि कुछ समय पहले समुदाय विशेष के 4 लड़कों ने एक पुलिस वाले के घर में ही एक बच्ची का रेप किया, लेकिन जब बाद में इस मामले में शिकायत दर्ज हुई तो आगे कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके अलावा एक और घटना का उल्लेख करते हुए पूर्व न्यायाधीश बताते हैं कि कुछ समय पहले वहां एक लड़की को नौकरी का झांसा देकर अगवा किया गया, फिर उसे कई दिनों तक बंधक बनाकर रखा गया और इस बीच 9 लोगों ने उसका रेप किया। मगर जब दरिंदों के चंगुल से छूटकर लड़की ने थाने में आप बीती सुनाकर शिकायत दर्ज कराई तो मामले पर कोई ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। नतीजतन एक दिन उसका गला काटकर उसे मारने की कोशिश हुई, लेकिन न जाने कैसे वो बच गई, किंतु अगली बार फिर उस पर हमला होता है और अंततः हत्या कर दी जाती है। विज्ञप्ति में ही न्यायाधीश पवन कुमार ने आगे कहा है कि जबरन धर्मांतरण के कई उदाहरण सामने आए, किंतु किसी भी मामले में कोई कार्रवाई न होने के कारण धर्मांतरित व्यक्तियों के परिवारों पर धर्मांतरण का दबाव बनाया जाता है। ऑप इंडिया से बातचीत में धर्मांतरण से जुड़े कई वाकये का भी जिक्र किया गया। उन्होंने कहा कि कुछ समय पहले मेवात में 2 बच्चों की मां को पहले एक मुस्लिम लड़का भगाकर ले जाता है, बाद में उसने उसे अवैवाहिक बताकर जबरन उसका धर्म परिवर्तन करवाया, लेकिन तब भी पुलिस ने इस मामले पर कोई संज्ञान नहीं लिया, कार्रवाई नहीं की। जबकि महिला की बेटियां इस संबंध में बताती रही कि उस लड़के के व्हाट्सएप पर मैसेज आते थे कि तुम धर्म परिवर्तन करो। पुलिस की इस कथित ढिलाई पर ध्यान आकर्षित करवाते हुए गठित जांच समिति के अध्यक्ष पवन कुमार बताते हैं कि मेवात में हालात इतने बुरे हैं कि पैसे मांगने पर दलितों को इतना मारा जाता है कि वो मुश्किल से बच पाते हैं। लेकिन जब वही पीड़ित जाकर पुलिस से इस संबंध में शिकायत करता है, पुलिस एक्शन लेने की बजाय पीड़ित पर समझौता करने का दबाव बनाती है। प्रेस विज्ञप्ति में विछोर गांव की एक और घटना का जिक्र होता है। इस संबंध में रिटायर्ड जज हमें बताते हैं कि वहां रामजी लाल को पेट से काट दिया गया, बाद में उसे जिंदा जला दिया गया, किंतु जब बात आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई की आई तो पुलिस ने यह कहकर फाइल बंद कर दी कि वो आसमानी बिजली के कारण मरा है। पवन कुमार खुद कहते हैं कि कोई सोचिए, बिजली से कोई व्यक्ति मरेगा तो पेट कैसे कट जाएगा उसका। इस घटना में मृतक के घर वाले इतना ज्यादा डर गए कि उन्होंने गांव से पलायन करना ही उचित समझा। इस बातचीत में हमें यह भी ज्ञात हुआ कि मेवात की बहुसंख्यक आबादी धीरे धीरे दलितों के शमशान घाट पर भी कब्जा कर रही है। साथ ही सरकार द्वारा मुहैया कराए गए प्लॉट भी समुदाय विशेष के लोगों द्वारा धीरे धीरे हड़पे जा रहे हैं।
वहीं मारपीट, उधारी का पैसा मांगने पर हमले की घटनाएं बेहद ही सामान्य हो गई। पूर्व न्यायाधीश स्पष्ट शब्दों में ऑफ इंडिया से बात करते हुए कहते हैं कि मेवात में प्रशासन ढीला है और पुलिस के शह में ये सारा काम होता है। नतीजतन 104 गांव से हिंदू गायब हो चुके हैं, 84 गांव में 4-5 की संख्या में बचे हैं। पवन कुमार कहते हैं कि मेवात में 500 गांव हैं, लेकिन इनमें से 1/3 गांव में से हिंदू आबादी पूरी तरह से गायब हो गई। मामले में आगे की कार्रवाई पर पवन कुमार बताते हैं कि उन्होंने इस विषय में सभी तथ्य जुटाने के बाद अपनी रिपोर्ट तैयार करके मुख्यमंत्री को भेज दी है। इसके अलावा ये रिपोर्ट गृह मंत्रालय को और अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन को भी दी गई। अब इन तथ्यों की जांच से उनका उद्देश्य केवल दलित समाज को न्याय दिलाने का और मेवात में कानून स्थापित करने का है। वह कहते हैं कि मेवात में इस समय दलितों की जो स्थिति है वैसी तो शायद पाकिस्तान में जो हिंदू बचे हैं उनकी भी नहीं है। अब इन आरोपों पर पुलिस ने क्या कहा, यहाँ बता दें कि श्री वाल्मीकि महासभा द्वारा गठित इस 4 सदस्यीय जांच टीम ने अपनी पड़ताल पूरी करके यह निष्कर्ष निकाला है कि दलितों पर अत्याचार प्रशासन और पुलिस की शाह पर हो रहा है। विज्ञप्ति में यह कहा गया है कि पहले तो दलितों की शिकायतें ही दर्ज नहीं होती थी और दर्ज हो भी जाए तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। इसके साथ ही इस रिलीज के जरिए पुलिस पर यह भी आरोप लगाया गया कि पुलिस वहां पीड़ितों को समझौता करने के लिए धमकाती है और पीड़ित पर ही झूठा केस दर्ज करने की धमकी दी जाती है। ऐसे में जब हमने इस संबंध में मेवात एसपी से बात की और पुलिस पर लग रहे आरोपों के बारे में पूछा तो उन्होंने मामलों में कार्रवाई के लिए चरणबद्ध प्रक्रिया का हवाला दिया। उन्होंने कहा, जब भी पुलिस के पास कोई दलित उत्पीड़न का कोई मामला आता है तो उस पर शिकायत दर्ज होती है और मामले में नियमानुसार कार्रवाई होती है। अगर कोई शिकायतकर्ता आता है तो उसके लिए एसएचओ का एवेन्यू खाली है, वह डीएसपी से मिल सकता है, एसपी से आकर मिल सकता है। आगे जब हमने इस दौरान उनसे विज्ञप्ति में पुलिस पर उठे प्रश्नों को लेकर सवाल करना चाहा तो संपर्क काट दिया गया। बाद में हमने कई बार दोबारा संपर्क करने की कोशिश की लेकिन बात नहीं हो पाई। बता दें कि मेवात में दलितों पर अत्याचार के मामले में ऑफ इंडिया ने सबसे पहले प्रेस रिलीज को जारी करने वाले संयुक्त हिंदू संघर्ष समिति के अध्यक्ष महावीर भारद्वाज से भी बात की। उन्होंने भी हमसे इस दौरान मेवात में दलितों की स्थिति को उजागर किया और पुलिस प्रशासन व प्रशासन को न्याय दिलाने में नाकाम बताया। उन्होंने भी कहा कि यहाँ छोटी छोटी बच्चियों और महिलाओं का रेप होता है, बाद में उनकी हत्या हो जाती है लेकिन पुलिस उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं करती। वो कहते हैं कि स्थिति ये आन पड़ी है अब कि लड़कियां स्कूल जाने में डरने लगी। इसके अलावा अनुसूचित जाति के बच्चों पर वहाँ बहुसंख्यक आबादी के बच्चे फब्तियाँ कसते हैं और बहुसंख्यक मतलब मुसलमान। इससे स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या कम हो गई है। हालात इतने गंभीर हैं कि ये सब पलायन की योजना बना रहे हैं। महावीर भारद्वाज कहते हैं कि स्वतंत्र भारत में हरियाणा की धरती पर ऐसे मिनी पाकिस्तान बनाकर पाक से ज़्यादा अत्याचार किए जा रहे हैं हिंदुओं पर। वो कहते हैं कि मेवात में बहुसंख्यक आबादी मुस्लिमों की है, ऐसे में इन अत्याचारों से तंग होकर कई हिंदू पलायन कर चुके हैं। लेकिन अनुसूचित जाति के लोग वर्तमान में इतने समर्थ नहीं है कि वो गांव छोड़कर कहीं और चले जाएं, अपना मकान लें, बिजनेस शुरू करें, नए तरीके से जिए। इसलिए बस दलित वर्ग रुका हुआ है और उन पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है अत्याचार पर। पूर्व न्यायाधीश की भांति महावीर ने भी पुलिस की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा है कि मामला संज्ञान में आने के बाद एफआईआर दर्ज होती है मगर बाद में उन पर समझौते का दबाव बनाती है कि जब यहीं रहना है तो मिलकर रहो। भारद्वाज इस बातचीत में ये जानकारी भी देते हैं कि मेवात में यह सब बहुत पहले से हो रहा था लेकिन पिछले 1-2 महीनों में सबसे ज़्यादा मामले संज्ञान में आने के बाद इस कदम को उठाया गया। गौरतलब यह भी है कि बीते दिनों में हरियाणा के मेवात जिला स्थित पुन्हाना में मुक्तिधाम आश्रम के प्रमुख महंत रामदास महाराज के साथ मुस्लिम बहुल इलाके में कुछ लोगों द्वारा कथित तौर पर बदसलूकी, मारपीट और जान से मारने की नीयत से हमला करने का मामला सामने आया था। महंत के समर्थन में आए हिंदूवादी संगठनों ने ऑफ इंडिया से बातचीत में बताया कि बुधवार अप्रैल 29, 2020 की सुबह महंत रामदास महाराज पर आरोपितों ने धार्मिक भावनाओं को निशाना बनाते हुए अभद्र धार्मिक टिप्पणियां की। साथ ही इलाके के सभी साधु संतों को पुन्हाना से भगा देने की धमकी भी दी। महंत रामदास महाराज जब इस हमले के बाद किसी तरह जान बचाकर पुलिस के पास पहुंचे तो उसने कथित तौर पर एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर दिया। ऑफ इंडिया ने इस मामले में जब पुलिस का पक्ष जानने की कोशिश की तो पुन्हाना थाना एसएचओ ने इस मामले में किसी भी जानकारी के लिए हेडक्वार्टर से बात करने को कहा। उन्होंने कहा था कि उन्हें इस प्रकार की किसी भी घटना की जानकारी नहीं। वीडियो के दूसरे हिस्से में अब हम बात करेंगे मेवात के हिंदू विहीन गाँव में रेप, गैंग रेप, धर्मांतरण की घटनाओं की जिसने इसे मिनी पाकिस्तान का नाम दिया है। साल 2017 में हरियाणा का मेवात मॉडल स्कूल चर्चा में आया था।
उस समय स्कूल पर आरोप लगा था कि यहाँ पर हिंदू छात्रों को धर्म परिवर्तन और नमाज पढ़ने के लिए दबाव बनाया जाता। इतना ही नहीं, ऐसा करने से मना करने पर यहाँ पर छात्रों को मारने पीटने का भी मामला सामने आया था। पूरे मुद्दे के तूल पकड़ने के बाद जिलाधिकारी ने टीचर मोइनुद्दीन और वार्डन आरिफ को सस्पेंड कर दिया गया। वहीं एक अन्य अध्यापक का इस मामले के उजागर होने के बाद तबादला भी कर दिया गया था। स्कूल प्रशासन से जुड़े इन लोगों पर आरोप लगाने वाले एक पीड़ित छात्र ने इस संबंध में बताया था कि उसे नमाज पढ़ने के लिए मेवात मॉडल स्कूल के हॉस्टल में थप्पड़ खाने पड़े। वहीं उसके साथ अन्य 2 लड़कों को भी ऐसा व्यवहार झेलना पड़ा था। साल 2018 की एक घटना है। 16 साल की एक बच्ची ने मेवात जिले के नूह में आत्महत्या कर ली। पड़ताल हुई तो पता चला कि इस आत्महत्या से पहले 8 लड़कों ने उसका अपहरण करके कुछ दिन पहले रेप किया था। ऐसे घृणित कुकर्म को अंजाम देकर वह उसे खून से लथपथ हालत में छोड़कर भाग गए। जांच में यह भी पता चला था कि आरोपित जो थे वो गांव के रसूखदार परिवार से थे। इन्होंने रेप की शिकायत दर्ज होते ही पीड़िता के परिवार पर केस वापस लेने का दबाव बनाना शुरू कर दिया था। तीसरी घटना 2018 में ही मेवात के नगीना खंड गांव मोहल्का से दलित परिवार पर जानलेवा हमला करने की बात सामने आई। जांच में मालूम चला था कि गांव में रहने वाले किशन के परिवार पर इस्लाम नाम का युवक लंबे समय से धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहा था। लेकिन जब किशन के परिवार ने इससे इनकार किया तो इस्लाम, तौफीक, मौसम, अतरू, अस्मीना ने उसके परिवार पर लाठी डंडों और सरिया से जानलेवा हमला कर दिया था और जाति सूचक शब्दों से संबोधित कर उन्हें अपमानित भी किया। चौथी घटना ऐसे ही 2 साल पहले एक दलित लड़की के धर्म परिवर्तन, रेप और अपहरण की है, जिसमें जांच से मालूम हुआ था कि परिवार से नाराज होकर एक लड़की अपने घर से निकली और बाद में लापता हो गई। परिजनों ने उसके गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। बाद में खोजबीन हुई तो पता चला कि एक फरजाना नाम की महिला उसे अपने साथ लेकर गई थी। यहाँ उसने लड़की को न केवल मुस्लिम नाम दे दिया था बल्कि कथित तौर पर उससे नमाज भी पढ़वाकर गौमांस आदि भी खिलाया और बाद में इस्लाम नाम के व्यक्ति को 40,000 में बेचने की कोशिश की। मगर बाद में परिस्थितियां ऐसी बनी कि मामला पुलिस तक पहुंचा और बच्ची ने दबाव में आकर सब कुछ बता दिया। रिपोर्ट के अनुसार घटना में पीड़िता मेवात की ही दलित थी और फरजाना उसे स्टेशन पर मिली थी। अगली घटना हरियाणा के मेवात में साल 2018 की है, जहां एक नाबालिग से दुष्कर्म की चौंकाने वाली घटना सामने आई थी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो नूह के भाका गांव में घटी इस घटना में पुलिस ने 14 वर्षीय लड़की के घर में घुसकर उसके साथ रेप करने के आरोप में असलम को गिरफ्तार किया था, जबकि बाकी दोनों उस समय तक पकड़ में नहीं आए। बच्ची के पिता ने बताया था कि उनकी बच्ची घर में सोई हुई थी, तभी असलम और 2 अन्य लड़के आए और मुंह में कपड़ा डालकर उसका रेप करने लगे। जब लड़की के पिता घर में आए तो उन्होंने असलम को रेप करते देखा और फिर शोर मचाकर उसे पकड़वा दिया। छठी घटना 2019 की है। मेवात की जमीन पर लव जिहाद का एक मुद्दा चर्चा में आया था। इस दौरान मालूम चला था कि जिहाद के नाम पर एक महिला पर हमला हुआ। वहां 2 मुस्लिम युवकों आकिल खान और राशिद ने पहले लड़की का अपहरण किया, फिर उस पर जादू टोना करवाया और बाद में धर्म परिवर्तन करवा दिया। इस घटना के सामने आने के बाद शहर में जगह जगह तनाव बढ़ने लगा था और प्रदर्शनकारियों ने गुरुग्राम अलवर नेशनल हाईवे को 11 घंटे तक जाम कर दिया था। इसी साल की फरवरी की एक घटना है। मेवात के ताबड़ू स्थित एक गांव में एक शादीशुदा महिला के साथ कई महीनों तक गैंगरेप की घटना सामने आई थी। महिला ने दरिंदों के चंगुल से छूटने के बाद 5 युवकों पर अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगाया था। इस दौरान पीड़िता ने बताया था कि उसे नशीले पदार्थ खिलाए जाते थे और उसका गैंगरेप होता था और विरोध करने से जान से मारने की धमकी और अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकियां मिलती थी। अगली घटना कुछ समय पहले बकरी के साथ बलात्कार का। ये कुकर्म भी हरियाणा की धरती पर मेवात के मरोधा गांव में अंजाम दिया गया, जिसके बाद इस मामले के संबंध में जाफर खान और साहूकार खान की गिरफ्तारी हुई थी, जबकि रेप करने वाले कुछ 8 लोग थे। अब बात यह है कि मेवात को लेकर ये जो प्रश्न उठ रहे हैं ये काफ़ी पुराने हैं। गौरतलब है कि कई हिंदुवादी संस्थाएं अब तक हरियाणा के मेवात को लेकर प्रश्न खड़ा कर चुकी हैं। न केवल आरएसएस या विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता इस संबंध में समय दर समय जानकारी साझा करते रहते हैं, बल्कि कई अन्य संस्थाएं भी मेवात में बढ़ते अपराधों व हिंदुओं और दलितों पर अत्याचारों के खिलाफ मुखर होकर बोलना शुरू कर चुके हैं। हिंदू जन जागृति समिति की साल 2013 की एक रिपोर्ट, 7 साल पुरानी रिपोर्ट, बताती है कि मेवात में घटित होने वाली ये घटनाएं आजकल की नहीं, बल्कि लंबे समय से वहां पर मुस्लिम बहुसंख्यक लोगों का रवैया बरकरार है, जिसके कारण कई कार्यकर्ता इसे छोटे पाकिस्तान या मिनी पाकिस्तान कहने पर मजबूर हुए। दरअसल 2013 की इस रिपोर्ट में है कि जिस प्रकार पाकिस्तान में हिंदुओं दलितों को प्रताड़ित किया जाता है वैसे ही मेवात में होता है। समिति के अनुसार मेवात की स्थिति में और बांग्लादेश की स्थिति में कोई खासा अंतर नहीं है।
बांग्लादेश में पहले करीब 30% हिंदू थे, लेकिन आज 8% बचे हैं। इसी प्रकार मेवात में भी हिंदुओं की संख्या पर उंगलियों पर गिना जा सकता है। मेवात में भी हिंदू लड़कियों का अपहरण, दलितों पर अत्याचार, हिंदू वधुओं का अपहरण, शमशान घाटों पर कब्जा, ये सब धड़ल्ले से हो रहा है। समिति की 7 साल पुरानी रिपोर्ट इस बात का उल्लेख करती है कि मेवात में तबलीगी जमात के लोग लोकल मुस्लिमों को लव जिहाद और धर्मांतरण के लिए उकसाते रहते हैं। इसके साथ ही इस रिपोर्ट में एक घटना का जिक्र है जहां वीर सिंह अपने ससुर के मुस्लिम धर्म अपनाने पर बयान देते हुए बताते हैं कि उनके ससुर को कुछ समय पहले मुस्लिम बनाया गया और बाद में उन्हें 4 महीने के लिए बाहर भेज दिया गया, मगर जब वह वापस लौटे तो उन्होंने हिंदू धर्म अपनाया। उसके कारण उन्हें जान से मारने की धमकियां मिलने लगी। हालत यह हो गई कि उन्हें छिप कर रहना पड़ा, लेकिन तब भी उनकी पत्नी और बच्चों को परेशान किया जाता था। उन पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने कुरान फाड़ी, जो कि बाद में गलत साबित हुई। इसके अलावा जब उनकी बेटी की शादी होने लगी तो कुछ मुस्लिम विवाह स्थल पर पहुंच गए और कहने लगे कि यह शादी नहीं होगी क्योंकि लड़की के पिता ने इस्लाम कबूल कर लिया है और अब इसकी शादी नहीं निकाह होगा, वो भी एक मुस्लिम के साथ। हालांकि बाद में लड़की की मां ने इस पर बहुत आपत्ति जताई और अंत में पुलिस संरक्षण में विवाह संपन्न हो पाया। इतना ही नहीं, इस रिपोर्ट में हिंदू लड़की के जबरन धर्म परिवर्तन बात करते हुए कहा गया कि मुस्लिम पुरुष हिंदू लड़की से शादी करता है तो लड़की का धर्मांतरण होता है। लेकिन ऐसी स्थिति जब उलट होती है, यानी हिंदू लड़का जब मुस्लिम लड़की से शादी करता है तो उस पर मुस्लिम बहुल आबादी दबाव बनाती है कि उसे धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा। जब लड़का दबाव को मानने से इनकार करता है तो उस पर हमला होता है, जान से मारने की धमकी दी जाती है। उदाहरण के लिए नगीना में रहते हुए एक विशाल जैन नाम के लड़के को मुस्लिम लड़की से प्यार हुआ तो उसे वसीम अहमद बनवा दिया गया और उसके पिता को धमकी दी जाती रही। साथ ही नगीना में हिंदुओं को यह कहकर धमकाया गया कि मुस्लिम लड़की के बदले हिंदू लड़की उठाई जाएगी। इस घटना से कई हिंदुओं ने अपनी बच्चियां स्कूल में भेजनी बंद कर दी थी। दोनों रिपोर्ट में फर्क इतना है कि 2013 की रिपोर्ट में हिंदुओं के दमन की चर्चा है और पूर्व न्यायाधीश पवन कुमार की जांच रिपोर्ट में दलितों के दमन का उल्लेख है। इस पूरी कहानी को हम फॉलो कर रहे हैं और इस पे हम और भी जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये डेवलपिंग स्टोरी आप एक तरह से मानकर चलिए, इस पे और भी नई जानकारी आएगी तो हम आप तक लाते रहेंगे। और इस रिपोर्ट के लिए जयंती मिश्रा का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने काफ़ी मेहनत की, रिसर्च किया, पुलिस से बात की, हर पक्ष से बात करने की कोशिश की और आप तक ये जानकारियाँ सामने लेकर आई हैं। जुड़े रहिए। बहुत बहुत आभार आपका। नमस्कार।